Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, सेकेंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, थर्ड में कौन सी लैंग्वेज थी, फोर्थ में कौन सी लैंग्वेज थी. तो जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स आती गई वैसे वैसे क्या लैंग्वेज की जनरेशन चेंज होती गई. आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक बात और, जितना भी कंटेंट इस वीडियो में है वो सारा मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दिया है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार वेबसाइट विजिट करें और उसको पढ़ें, आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा. चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज सर्टेन सिंटैक्स rules to write programs which a computer can understand to perform a specific operation. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि कुछ रूल्स पे बनी हुई है और वो रूल्स के बिहाफ पे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं जो कि कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाए. मीन्स किसी भी चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रूल्स हैं जिनको हम कहते हैं सिंटैक्स. उन सिंटैक्स के दायरों में अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम सक्सेस हैं, वो प्रोग्राम रन होते हैं, अदरवाइज दे गिव एरर्स. तो हम उन सिंटैक्स या उन रूल्स के अंदर अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर के समझ में आता है और वो जिस चीज़ पे हमने जिस टास्क के लिए प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम ईजिली रन होता है. अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोग्रामर. जो पर्सन प्रोग्राम लिखता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर. बहुत सिंपल सी बात है. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब जो प्रोग्राम है वो सेट है इंस्ट्रक्शंस का. मतलब कि आपने एक कोड लिखा, आपने प्रोग्राम लिखा 2 नंबर्स को ऐड करने का, तो जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखे हैं वो सारे हैं इंस्ट्रक्शंस और इन सब का सेट बन के बना एक प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स. जो प्रोग्रामिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है प्रोग्राम्स लिखने का. बहुत सिंपल चीज़ थी ये, मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए बेसिक. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है सिंटैक्स. मतलब किसी भी लैंग्वेज का बेस है सिंटैक्स. सिंटैक्स मीन रूल्स. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो चाहे हमारी बोलने वाली लैंग्वेज हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनी हुई है. हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है जैसे हमारी C++, जावा, ये सब के रूल्स हैं. उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स. अगर हम उन्हीं सिंटैक्स का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कंप्यूटर को भी समझ में आएगा और हमारा जो जिस टास्क के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है वो ईजिली रन होगा. आगे बात करते हैं अब कि कौन कौन सी जनरेशन्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी. तो फर्स्ट जनरेशन में थी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में थी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में थी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, और फोर्थ जनरेशन में थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस. अब एक एक करके इन सारे लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले फोर्थ जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम पे यूज़ हुई थी. एक बात और, मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चलिए यहाँ पे आते हैं वापस. यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में ये लैंग्वेज यूज़ की गई थी. ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज. इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी कोडिंग जो थी वो केवल 0 और 1 में ही हुई थी. इट इज़ कलेक्शन ऑफ बाइनरी बिट्स. क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1. सारी कोडिंग इसी में होती है, 0 और 1, 0 और 1. ये कलेक्शन है बाइनरी बिट्स का. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. अब कंप्यूटर जो है वो केवल मशीन लैंग्वेज समझ सकता है और मशीन लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में केवल मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है. ओपी कोड्स और ऑपरेंट्स. ओपी कोड्स मतलब कि जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो कोड्स, और ऑपरेंट्स जिन पे परफॉर्म किया जा रहा है. मतलब ओपी कोड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब, और ऑपरेंट मतलब इन पे परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन. ये नीचे जो 00, 010, 011, 101 ये सब मशीन लैंग्वेज के कोड हैं. अब इसका एडवांटेज क्या है? मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज क्या था भैया? मशीन लेवल programs
एग्जीक्यूट वेरी क्विकली बिकॉज नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर CPU। इसका एडवांटेज ये था कि हम टाइप कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में कोई भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक चलेगा साउथ इंडिया में तो वहाँ पे तमिल बोली जाती है और आप बोलते हैं हिंदी, तो अगर आप वहाँ किसी पर्सन से मीट करेंगे तो आपको एक बीच में ट्रांसलेटर चाहिए जो आपकी बात को उस तमिल पर्सन को समझा सके और तमिल पर्सन की बात आपको समझा सके। चाहिए नहीं चाहिए? ऐसी कंप्यूटर में आजकल जो ह्यूमन लैंग्वेजेस आ गई हैं, ह्यूमन सिग्नल लैंग्वेज आ गई हैं, जैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज सी मान लीजिए, तो सी में क्या करते हैं, आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं, फिर वो कोड जो है एक ट्रांसलेटर, एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो ट्रांसलेट करता है आपकी लैंग्वेज को मशीन लेवल में, फिर वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, फिर वो सारा प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकालता है और वापस ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज में ताकि हम वो आउटपुट समझ सकें। पर फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि हम कोड भी मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं और जो कंप्यूटर है वो भी मशीन लैंग्वेज समझता है, तो प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट हो गई थी और हमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द कोड। जो हम कोड लिख रहे हैं उसको ट्रांसलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो प्रोग्रामिंग थी वो थोड़ी फास्ट थी। इसके डिसएडवांटेज क्या थे? प्रोग्रामर्स हैज़ टू रिमेंबर कोड्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंड ऑपरेशंस। अब प्रोग्रामर को सारे कोड्स, सारे कैरेक्टर्स, सारे सब कुछ बाइनरी फॉर्म में उसको याद होना बहुत ज़रूरी था, विदाउट उसके कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ये बहुत टफ है। इट इज़ वेरी हार्ड टू चेंज और फाइंड एरर्स बग इन अ मशीन लेवल प्रोग्राम डीबग। अब कोई भी एरर आ जाए तो बग मतलब एरर, कोई भी उसमें मिस्टेक हो जाए प्रोग्राम में तो बहुत ही टफ रहता है उसको डीबग करना, उसको वापस ठीक करना। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ये जो कोड्स थे वो मशीन डिपेंडेंट थे, अगर मशीन को दिक्कत आ जाए तो ये कोड नहीं चलेंगे। द प्रोग्रामर हैज़ टू नो डिटेल ऑफ हार्डवेयर टू राइट प्रोग्राम। उस टाइम के प्रोग्रामर्स को सारा हार्डवेयर की नॉलेज जाननी पड़ती थी उस सिस्टम के। अब आज के टाइम पे हमको ज़रूरी नहीं है कि हम हार्डवेयर की नॉलेज हमको ले, हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज पता है तो हम आसानी से सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे उनको हार्डवेयर की नॉलेज इंपॉर्टेंट थी कि उनको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन वेरी लेंदी। और क्या था डिसएडवांटेज कि जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो प्रोग्राम्स था, वो कोड बहुत लेंदी होते थे मशीन लैंग्वेज में, तो ये इनकी डिसएडवांटेज थी मशीन लैंग्वेज की। अब आती है सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। इट वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। अब असेंबली लैंग्वेज है क्या? इट इज़ मैनमोनिक फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। ये एक अपडेटेड फॉर्म है मशीन लैंग्वेज का। मतलब क्या है? अब प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वन। मशीन लैंग्वेज में क्या था कि सारी कोडिंग 0 और 1 के फॉर्म में थी, मतलब बाइनरी फॉर्म में थी। फिर असेंबली लैंग्वेज में अपडेशन हुआ, कुछ वर्ड्स उसमें आ गए, मतलब कि जो कोडिंग थी वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में थी, मतलब कि उसमें कोडिंग में अल्फ़ाबेट्स भी थे और न्यूमेरिक भी थे। दीज अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नोन एज मैनमोनिक कोड्स। इनको कहते हैं मैनमोनिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब उसमें एक कोड में अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, उसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स, और उसको हम कहते हैं मैनमोनिक कोड्स। जैसे एग्जांपल ऐड 25, 46 एंड सब्ट्रैक्शन 75, 10। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं आपके और आपके नंबर्स भी हैं, तो ये इसमें अपडेशन हुआ असेंबली लैंग्वेज में। एन असेंबलर प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड दैट रीड्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म। अब क्या होता था कि हम जो भी कोड है वो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे, फिर क्या करते थे, उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ गई हमको सेकेंड जनरेशन में, फिर वो ट्रांसलेट करता था इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन समझ सके। फिर आउटपुट जब निकलता था तो वो आउटपुट मशीन लैंग्वेज वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती थी और हम आउटपुट फिर समझते थे। सो ये अपडेशन हुआ सेकेंड जनरेशन में। अब एडवांटेज क्या था? असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट विद रिस्पेक्ट टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में असेंबली लैंग्वेज थोड़ी ईजी हो गई। इट कैन बी ईजिली यूज्ड एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसका इस्तेमाल थोड़ा ईजी हो गया करना। इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में एरर फाइंड करना और उसको ठीक करना बहुत आसान हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे? दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज देर इज़ ओनली लिटिल इंग्लिश सपोर्ट इन दिस लैंग्वेज।
हालांकि अपडेशन हुआ, कुछ इंग्लिश वर्ड्स आए, लेकिन तब भी अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही थी इसको समझने में कोड को, क्योंकि इंग्लिश का सपोर्ट बहुत कम था लेकिन बहुत कम था, तो भी अभी भी डिफ़िकल्ट थी। असेंबलर प्रोग्राम मस्ट बी अवेलेबल इन रैम। अब क्या इसका डिसएडवांटेज क्या था कि जो असेंबलर के प्रोग्राम हैं वो रैम में मौजूद होने चाहिए, तभी वो रन हो पाएंगे, वरना रन नहीं हो पाएंगे। लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मशीन लैंग्वेज के जैसे ये भी मशीन डिपेंडेंट थी। टू मशीन्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर may have different mnemonic to perform same operations. Two machines from different manufacturer may have different mnemonic form to perform same operation. सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी ने कंप्यूटर बनाया, फिर दूसरी कंपनी ने कंप्यूटर बनाया, तो उस एक कंप्यूटर में जो आपने प्रोग्राम रन कराया, फिर आप अगर वही कोड दूसरे प्रोग्राम में रन कराएंगे तो वो कोड रन नहीं होगा। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी कि अगर दो कंप्यूटर लिए आपने अलग अलग कंपनी के, तो उन अलग अलग कंपनी कंप्यूटर लिए, तो अगर आपने एक पे असेंबली कोड लिखा तो वो कोड दूसरे पर रन नहीं होगा, इस पे लिखा तो वो उस पर रन नहीं होगा, कुछ चेंजेस होते थे, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। अब आजकल क्या है, आपने सी में कोड लिखा या C++ में कोड लिखा, तो अब दुनिया के किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में वो कोड लिखेंगे, वो परफेक्टली रन होगा। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि अगर दो कंप्यूटर हैं अलग अलग कंपनी के, तो वो सर एक में रन होता था, एक में रन होता ही नहीं था, तो ये बहुत ही डिसएडवांटेज था। अब उसको कैसे दूर किया गया है? उसको दूर किया गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब प्रोग्राम इज़ रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, प्रोग्राम जो है हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखने लगे। हायर लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग बिकम क्वाइट ईजी एंड सिंपल। अभी हायर लैंग्वेजेस है, ये मशीन पे अब डिपेंड नहीं होती थी, ये इनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी इजी हो गई और बहुत सिंपल हो गई। अब एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो भी उसको आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ द सोर्स कोड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी मशीन कोड, यूजिंग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लाइक इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जब थर्ड जनरेशन आई तो साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुए, जैसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये करते थे कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो हम कोड लिखते थे, उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, और वापस जब मशीन आउटपुट निकालती थी तो उस आउटपुट को वो हम वापस उस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज फॉर्म में वापस उसको ट्रांसलेट करते थे। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी हाई लैंग्वेजेस हैं? C++, जावा, PHP, विजुअल बेसिक, पर्ल, पाइथन, they all are high level languages. Means the code of these languages is like English like language. मतलब इन सारी लैंग्वेज का जो कोड है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का है। फिर उसके बाद एक ट्रांसलेटर लगा होता है जो इस इंग्लिश लाइक कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर मशीन सारा प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो वापस वो ट्रांसलेटर हम ह्यूमन समझ पाए उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। सो ये थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी। अब एडवांटेजेस क्या है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। इन लैंग्वेजेस को आसानी से बनाया जा सकता है और समझ सकते हैं आसानी से, मतलब इसका जो कोड है, जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से, वो हम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं कोड और समझ सकते हैं। पोर्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। पोर्टेबल मतलब क्या कि उस कोड को हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम पे वो कोड रन कर सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड याद करें। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर। प्रोग्राम्स आर ईजियर टू राइट। लिखने में प्रोग्राम्स थोड़े आसान हो गए, पढ़ना उनको आसान हो गया, समझना उनको आसान हो गया हाई लेवल लैंग्वेजेस में। बट इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम्स को लिखना, समझना और पढ़ना बहुत आसान हो गया। इट यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी एंड वेल नोन सिम्बल्स। मतलब वो टोटली एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की फॉर्म में कोड आ गए, जो कि बहुत ही ईजी है हम ह्यूमन्स के लिए समझना, लिखना, पढ़ना। एरर्स कैन बी ईजिली लोकेटेड। एरर्स आसानी से मिल जाते थे और उनको आराम से हम लोग डीबग कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है?
A high level language has to be translated into the machine language by translator which takes up time as well as memory. डिसएडवांटेज क्या है इसका कि हाई लेवल लैंग्वेज एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो इसके लिए बट जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो एक मीडियम बीच में ट्रांसलेटर लगा हुआ है जो कि हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और मेमोरी कंज्यूमिंग है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया. एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज लॉन्ग बिकॉज ऑफ प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट. अब एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है लैंग्वेजेस का, तो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा बढ़ गया, और ट्रांसलेटर की वजह से मेमोरी भी थोड़ी ज़्यादा वेस्ट होने लगी है. और साथ ही साथ ट्रांसलेटर होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में ट्रांसलेटर ही नहीं है तो आप इन लैंग्वेजेस को रन नहीं करवा सकते अपने सिस्टम में. अब बात आती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि प्रेजेंट में आपकी लैंग्वेजेस समझ चल रही हैं. प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई व्हाट ओनली एंड नीड नॉट टू वरी हाउ इट विल बी डन. इस लाइन का मतलब सिर्फ एक है कि फुली ऑटोमेटिक, कि प्रोग्रामर को सिर्फ लिखना है व्हाट क्या है, सिर्फ एंटर करना है, सिर्फ डेटा एंटर करना है, और उसे वरी नहीं करना है कि काम कैसे प्रोसेस हो रहा है, काम कैसे चल रहा है. इट विल बी डन फुल्ली ऑटोमेटिकली. मीन्स आप पढ़े एक बार समझिए क्या कहना चाह रहा है. प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई व्हाट, प्रोग्रामर को बस बताइए क्या काम है, क्या प्रॉब्लम है, ओनली प्रॉब्लम क्या है बस उसको ये पता होनी चाहिए, एंड नीड नॉट टू वरी हाउ इट विल बी डन, और उसको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि काम कैसे हो रहा है. सो प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई व्हाट ओनली एंड नीड नॉट टू वरी हाउ इट विल बी डन, मीन्स फुली ऑटोमेटिक. requires only to mention the query, सिर्फ small query, and the query will be written in English language. For example, SQL structured query language, MATLAB etc. Reduce programming efforts, बिल्कुल programming efforts है ही नहीं, इसमें programs है ही नहीं बिल्कुल भी. Contribute in fast software development, जो fast software development में ये बहुत ज़्यादा contribution देते हैं. Reduce the cost of software development, एक सॉफ्टवेयर बनाने में जितना भी पैसा लगता है ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो थोड़ा उसे रिड्यूस कर देती हैं, पैसे को थोड़ा बजट कम कर देते हैं. अब ये 3 एग्जांपल्स हैं और ये तीनों एग्जांपल्स का मोटिव है कि 2 नंबर्स हैं उनका एडिशन एक थर्ड में स्टोर हो रहा है. मतलब ये तीनों प्रोग्राम एक मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड, एक कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक कोड आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ये तीनों कोड सेम आउटपुट निकाल रहे हैं, मतलब ये 2 नंबर्स को ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में वो डेटा डाल रहे हैं. सो अब पहले देखिए मशीन लैंग्वेज में बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ये, लेकिन इस कोड का मतलब है कि आप एक नंबर में इनपुट करा रहे हैं, नंबर दूसरे में इनपुट करा रहे हैं और तीसरे में आप आउटपुट डाल रहे हैं उनका एडिशन. दूसरा आपका जो ब्लॉक है वो कोड जो है उसके अंदर वो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है. ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमने 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी, उनको ऐड कर रहे हैं और उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं सी में. तीसरा जो है कोड लिखा हुआ है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड. आपको इस बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इंट ए एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का ए जिसमें 10 है, दूसरा हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है बी जो कि 20 इसमें स्टोर किया है, और सी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं ए और बी का एडिशन. सो आप देखिए कि कितना डिफरेंस है तीनों लैंग्वेजेस के कोड्स में. सो कितना टफ है मशीन लैंग्वेज समझना. फिर थोड़ा अपडेशन हुआ, असेंबली लैंग्वेज आया, थोड़ा इजी हुआ. अब बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल रीडेबल फॉर्मेट में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है जो कि बहुत ही गुड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है. वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं. बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पास्कल फॉरट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन, लेकिन स्टार्टिंग में जो 4 हैं आप एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं बिजनेस में. अब सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अपना SQL, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, अब ये इस सब का ज़माना है. अब आने वाले टाइम में इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू, पाइथन. सो अब जैसे जैसे और
टाइम होगा वैसे वैसे और अपडेशन होता जा रहा है लैंग्वेजेस में। सो हमने ये बात करी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आपको अभी भी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका सलूशन आपको तुरंत दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।